दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारी कायनात जब बन गई बिग बैंग के बाद, तो फिर इस पर ज़िंदगी कैसे लाई गई। जब बिग बैंग हो गया तो स्टार्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए, सब कुछ वगैरह बन गया। लेकिन बिग बैंग के फ़ौरन बाद दुनिया पर ज़िंदगी नहीं लाई गई, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई थी अर्थ की, तो इस पर ज़िंदगी मुमकिन न थी। उस वक्त अर्थ जो था एक हॉस्टाइल प्लेनेट था, कोई भी उस पर नहीं रह रहा था। हर तरफ सिर्फ लावा और वोल्केनिक इरप्शन था। लेकिन अब सवाल ये पैदा उठता है कि हमारी इस दुनिया पर जिंदगी कैसे लाई गई। हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ एंड व्हेन द लाइफ बिगन। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ था, डीप ओशंस में अपेयर हो गया। इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ने बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तभी इस अर्थ पर ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। वो बैक्टीरिया जो हमारे पास ऑक्सीजन बनाए और फोटोसिंथेसिस करे, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में साइनोबैक्टीरिया। तभी कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इस ऑक्सीजन की मदद से ये जो सिंगल सेल माइक्रोब थे डीप ओशंस में, ये स्टिक होना एक दूसरे के साथ शुरू हो गई और इनसे फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, जो कि बाद में एनिमल्स में इवॉल्व हो गए। फिर जब ये एनिमल रिप्रोड्यूस हो गए, इवॉल्व हो गए और आखिरकार जब इतना ऑक्सीजन बढ़ गया कि वो एटमॉस्फेरिक रेडिएशन से खुद को बचा सके जो सन की थी, तो इसी दौरान इस लैंड पर मैमल्स, एम्फीबियन और ये जो सब ऑर्गेनिज्म थे, ये सब यहाँ पर आ गए और यहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इस पर हंसी मजाक की कि कैसे एक मेंढक से एक इंसान बन सकता है। इसी दौरान डार्विन्स ने अपनी एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी इंट्रोड्यूस की और एक नए दौर का आगाज हो गया नवंबर 24, 1859 को। नवंबर 24, 1859 को उसने अपनी एक बुक पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, जिसने बायोलॉजिस्ट की अटेंशन एक ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ा दी जो कि इनके सोचों से भी आगे था। उसने उसमें बयान किया नेचुरल सिलेक्शन में कि कैसे सिमिलर है ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, जो पहले गुजर चुके थे और जो अब है, उनकी डाइवर्सिटी की तरफ, उनमें जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस थे और उनकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, उनकी एडाप्टेशन की तरफ माहौल के साथ। डार्विन्स ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में 2 मेजर पॉइंट बनाए थे। पहले उसने एक एविडेंस प्रेजेंट किया कि बहुत से स्पीशीज जो कि अभी ज़मीन पर रह रहे हैं, ये डिसेंडेंट्स है जो कि उन स्पीशीज के जो पहले गुजर चुके हैं, और ये उनसे मुख्तलिफ थे उन स्पीशीज से जो अभी ज़मीन पर रह रहे हैं। दूसरी बात जो उसने अपनी किताब में कही थी वो था नेचुरल सिलेक्शन। बेसिक आइडिया नेचुरल सिलेक्शन का ये था कि पॉपुलेशन जो है उसमें चेंजेस आती रहती है ओवर जनरेशंस, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सर्टन हेरिटेबल ट्रेट्स मौजूद हो और अगर वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करे अदर इंडिविजुअल से या अदर ऑर्गेनिज्म से। दोस्तों, बेसिक आइडिया जो था नेचुरल सिलेक्शन का ये था कि वो इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन लाना चाहता था ऑर्गेनिजम्स में। मकसद इसका ऑर्गेनिज्म को एनहेंस करना था ताकि वो सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस करे खुद को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स में। मॉडर्न टर्म्स में हम इवोल्यूशन को इस तरह बयान करते हैं कि ये एक तब्दीली है वक्त के साथ साथ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में। मतलब जो तब्दीली जेनेटिक कंपोजिशन में आती है एक पॉपुलेशन के, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इसी तरह डार्विन्स का ये मानना था कि पहले जो स्पीशीज गुजर गए हैं उनमें ऐसे चेंजेस आए थे कि अब जो ऑर्गेनिज्म है ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मतलब उनकी जेनेटिक कंपोजिशन में ऐसे चेंजेस आए कि इन पिछली ऑर्गेनिज्म को इसने इन मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफॉर्म किया। पहली बार जब डार्विन्स ने इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर बात की तो उसने वर्ल्ड वाइड
पूरे साइंटिस्टों को सेंचुरीज तक चैलेंज किया, यहाँ तक कि इसने वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत अरसे तक चैलेंज किया। डार्विन्स की थ्योरी वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज था। उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट खोज में लग गए। इसी के बहुत से फॉसिल फाइंड किए उन्होंने। फॉसिल उन चीजों को कहा जाता है जो कि बचे कुचे ट्रेसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो कि बिलोंग करते हैं पास्ट से। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है तलाश किए, जो कि सैंड और मड से बने हुए थे। ये सेडिमेंट्री रॉक्स समंदरों दरियाओं की तहों में पाए जाते थे। जो नए लेयर होते थे सेडिमेंट्री रॉक्स के, वो जो ओल्डर वंस थे उन्हें कवर कर लेते थे और उनको कंप्रेस कर लेते थे ताकि ये लेयर उस पर सुपर इम्पोज हो सके। और फिर जब ये लेयर उस पर कंप्रेस हो जाती थी और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती थी, तो उस लेयर को या उस रॉक को फिर हम कहते थे स्ट्रेटा या स्ट्रेटम, जो कि इसका सिंगुलर है। फिर जब उन रॉक्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती थी तो जो यंगर स्ट्रेटा होते थे वो रिवील कर देते, मतलब शो कर देते थे ओल्डर स्ट्रेटा को, और उनमें जो ऑर्गेनिज्म उसमें दफन किए गए थे उन रॉक्स में, वो उसमें सारे दिख जाते थे। यहाँ पर पहले हमने फॉसिल की बात की। फॉसिल की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ये जो है पैलेंटोलॉजी लार्जली डेवलप की थी एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिसका नाम जॉर्ज कोवियर था। यह आइडिया हमारे पास सबसे पहले उसने दिया था। दोस्तों, इसके बाद जो था जॉर्ज कोवियर जो था, उसने कुछ लेयर एग्जामिन किए पेरिस में और नोट किया कि जितने ज़्यादा डीपर यानी ओल्डर वो स्ट्रेटा है, उतने ज़्यादा डिसिमिलर उसमें फॉसिल पाए जाते हैं आज की ज़िंदगी से। बाद में उसने कहा कि ये जो स्पीशीज़ थे ये कैसे मतलब गायब हो गए, एक्सटेंट हो गए। तो उसने कहा कि इस पर कुछ कैटास्ट्रोफ यानी सैलाब वगैरह आया और इन जगहों को तबाह किया और इन जानदारों को भी साथ साथ में तबाह किया, और यहाँ पर और जानदार माइग्रेट हो गए और आबाद हो गए। 1809 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अपनी थ्योरी पब्लिश की। उसने बताया कि ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे आते हैं फॉसिल रिकॉर्ड से, और ये मैकेनिज्म भी उसने प्रपोज किया कि जो इनमें अडेप्टेशंस होती है एनवायरनमेंट के साथ साथ वो कैसे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो आजकल सिर्फ इसी वजह से जाना जाता है कि उसने इनकरेक्ट मैकेनिज्म दिया था एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का। जिस साल लेमार्क ने अपनी थ्योरी पब्लिश की 1809 में, इसी साल डार्विन भी पैदा हो गया। लेमार्क ने अपनी इस थ्योरी में एक प्रिंसिपल को जो है एक्सप्लेन किया। उसने ये आइडिया दिया कि बॉडी के वो पार्ट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो लार्जर भी होते हैं और स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, और जो यूज़ नहीं करते वो अक्सर डिटोरिएट हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। उसने इसमें एक एग्जाम्पल दिया जिराफ का। एज एन एग्जाम्पल लेमार्क ने बताया कि जब जिराफ स्ट्रेच करता है अपना नेक लीव्स तक पहुंचने के लिए और हाई ब्रांच तक पहुंचने के लिए, तब इनमें जो है ये जो मसल्स होते हैं ये लार्जर और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। फिर उसने बताया दूसरी प्रिंसिपल में कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इस ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, फिर ये मॉडिफिकेशन ये अपने ऑफस्प्रिंग्स तक भी पास करता है। इसी तरह जितना मस्कुलर, जितना लॉन्गर इसका नेक होगा, इसी तरह जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, या फिर उनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हमने चार्ल्स डार्विन का जिक्र किया था। वो वेस्टर्न इंग्लैंड में पैदा हुए। जब वो यंग थे तो उन्हें नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब वो नेचर के बुक्स नहीं रीड करता था तो उसी दौरान वो फिशिंग, हंटिंग और बहुत सारे इंसेक्ट्स को कलेक्ट करता था। डार्विन के फादर जो थे वो एक फिजिशियन थे।
اور ان کے فادر جو تھے انہوں نے اپنے 16 سالہ بچے کے لیے ایک ایز اے نیچرلسٹ کوئی بھی فیوچر نہیں دیکھا تھا. انہوں نے انہیں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میڈیسن اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا، لیکن چارلس ڈارون کو میڈیکل اسکول میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا. اسے سرجری میں یہ سب جو تھی وہ بورنگ لگتا تھا، تو اس نے ایڈنبرگ کی یونیورسٹی جو تھی وہ چھوڑ دی. بعد میں اس کا ایک ٹیچر تھا، وہ جو تھا HMS بیگل جا رہا تھا، تو ڈارونس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. 1831 میں ڈارونس کی عمر 22 سال تھی جب اس نے انگلینڈ چھوڑ دیا اور بیگل چلا گیا. وہ اپنی تمام وقت جو تھا وہ شورس پر گزارا کرتا تھا، ساحلوں پر وہ گزارا کرتا تھا، اور وہاں وہ بہت سارے جانداروں کو دیکھتا، بہت سارے پودوں کو دیکھتا. اس نے بہت سارے امریکنز جو تھے ساؤتھ امریکن پلانٹس اور اینیملز کو کلیکٹ کیا تھا اور آبزرو بھی کیا تھا. اپنی اس سفر کے بعد ڈارونس نے جو تھا وہ اڈاپٹیشن پر اس نے فوکس کیا. اس کا مین فوکس ایوولوشنری اڈاپٹیشن تھا، جو کہ بعد میں اس نے نیچرل سلیکشن میں لکھا اپنی بک اوریجن آف اسپیشیز میں. دوستو اس ویڈیو میں ہم نے صرف 2 پارٹس ایکسپلین کیے ڈارونس کی تھیوری کے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈارونس کی تھیوری ایکسپلین کریں گے.